अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को लाने की कवायद तेज। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, भारतीयों को बचाना हमारी प्राथमिकता। यूएन में मौजूद एस जयशंकर ने कहा, अफगानिस्तान पर भारत पैनी नजर बनाए हुए है। पहले भारतीयों को सुरक्षित वतन वापस लाना है। भारतीयों को निकालने के लिए एक बार फिर वायुसेना के C-17 विमान को काबुल भेजा जा सकता है। भारतीय अधिकारी अमेरिका के संपर्क में हैं। काबुल एयरपोर्ट का संचालन दरअसल अमेरिका के हाथ में है। अमेरिका से क्लियरेंस मिलने के बाद भारतीयों को लाया जा सकता है। अफगानिस्तान में 1000 से ज्यादा भारतीय अब भी फंसे हुए हैं। भारत में रह रहे अफगानी नागरिकों ने अब अफगानिस्तान लौटने की उम्मीद ही छोड़ दी है। दिल्ली में मौजूद ऑस्ट्रेलियाई दूतावास के बाहर आज अफगानी लोगों की लंबी कतारें देखने को मिली, जो वीजा के लिए एप्लीकेशन देने के लिए आए थे। अफगानी अब भारत से ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और अमेरिका जाना चाहते हैं। अफगानिस्तान में तालिबानी कब्जे के बाद गृह युद्ध जैसे हालात हैं। जलालाबाद, खोस्त, कोनार में तालिबान के खिलाफ प्रदर्शन। कंधार से काबुल जाते तालिबान के काफिले के आगे आकर लोगों ने अफगान तिरंगे को लहराया। लोग तालिबानी झंडे के लगाए जाने से नाराज हैं। अफगानिस्तान में तालिबान राज जाने के बाद हालात बदतर हुए। आज सुबह फिर से काबुल एयरपोर्ट पर फायरिंग हुई। लोग देश से बाहर निकलने के लिए दिन रात एयरपोर्ट के भीतर घुसने की कोशिश कर रहे हैं। बीती रात भी फायरिंग की गई थी। तालिबान ने रंग दिखाना शुरू कर दिया है। अफगानिस्तान में काम पर जाने वाली महिलाओं को अब काम से वापस भेजा जा रहा है। एक रेडियो में काम करने वाली शबनम नाम की महिला ने ट्वीट किया, कहा वो जब ऑफिस पहुंची तो तालिबान ने उन्हें वापस जाने को कहा। शबनम ने कहा, मैंने हिजाब भी पहना था, लेकिन तालिबान के लड़ाकों ने कहा अब सरकार बदल चुकी है। खुद को अफगानिस्तान के कार्यवाहक राष्ट्रपति घोषित करने वाले अमरुल्लाह सालेह ने पाकिस्तान और तालिबान की जोड़ी के खिलाफ जंग का ऐलान किया। अफगानिस्तान से भागने की बजाय पंजशीर घाटी में रह रहे अमरुल्लाह सालेह ने कहा, पाकिस्तान के लिए अफगानिस्तान इतना बड़ा है कि वो हमारे देश को निगल नहीं सकता। पूर्व अफगानी नेता अहमद शाह मसूद के बेटे अहमद मसूद ने ऐलान किया वो तालिबान के खिलाफ जंग लड़ेंगे। अहमद मसूद ने यह भी कहा कि उनके पास हथियारों की कमी है और पश्चिमी देश हमें हथियार दे। अहमद मसूद ने अफगानिस्तान की आजादी के मौके पर अमेरिकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट में लेख लिखकर जंग का ऐलान किया। अफगानिस्तान पर कब्जे के बावजूद तालिबान कंगाल ही रहेगा। अमेरिका ने 706 अरब रुपए की संपत्ति फ्रीज करके तालिबान को तगड़ा झटका दिया है। IMF ने तालिबान को अपने संबोधन के इस्तेमाल पर रोक लगा दी। तालिबान अब IMF के संसाधनों का इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। अफगानिस्तान में साझा सरकार बनाने को लेकर बातचीत जारी। तालिबानी नेताओं ने 20 प्रमुख नेताओं से मुलाकात की। तालिबान नेता हक्कानी ने पूर्व राष्ट्रपति हामिद करजई से मुलाकात की। इस मुलाकात में करजई के साथ सरकार में शांति दूत अब्दुल्लाह भी मौजूद रहे। मुल्ला बरादर बैठक में शामिल नहीं हुआ। तालिबान ने भारत से सभी तरह के आयात निर्यात पर रोक लगाई। फेडरेशन ऑफ इंडिया एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन के डॉक्टर अजय सहाय ने इस बात की पुष्टि की है। तालिबान ने पाकिस्तान के ट्रांजिट रूट से होने वाली सभी कार्गो मूवमेंट्स पर रोक लगा दी है। भारत अफगानिस्तान के सबसे बड़े पार्टनर्स में से एक है। अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी देश छोड़ने के बाद पहली बार सामने आए। अशरफ गनी ने कहा, मैं अफगानिस्तान में रुकता तो कत्लेआम मच जाता। अशरफ गनी ने UAE से अफगानिस्तान की जनता के नाम संबोधन दिया। कहा, मैंने देश को छोड़कर काबुल को खूनी जंग से बचाया। अशरफ गनी बोले, समय आने पर अफगानिस्तान लौटूंगा और जनता की सेवा करूंगा। अशरफ गनी पर सरकारी कोष से पैसे चुराने का आरोप लगा है। अशरफ गनी ने सारे आरोपों को गलत बताया। कहा, सिर्फ कपड़े लेकर अफगानिस्तान को छोड़ा था। मुजफ्फरपुर के असिस्टेंट प्रोफेसर आबिद हुसैन अफगानिस्तान के काबुल में फंस गए हैं। परिजन सरकार से उनके सकुशल वतन वापसी की गुहार लगा रहे हैं। वहीं देवरिया का नीतीश भी अफगानिस्तान में फंसा हुआ है। स्टील कंपनी में काम करता है नीतीश। वीडियो कॉल कर नीतीश ने बताया कि वो सुरक्षित है। सीएम योगी ने विधानसभा में बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा, माफियाओं की जब्त की गई जमीनों पर गरीबों और दलितों के लिए मकान बनेंगे। सीएम योगी ने कहा, माफियाओं ने जिन जमीनों पर कब्जा कर अपने लिए हवेली खड़ी कर ली थी, उन्हें ध्वस्त करके गरीबों के लिए आवास बनाए जाएंगे। साथ ही 1 करोड़ नौजवानों के लिए फोन और टैबलेट देने की भी बात की। योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में अपने संबोधन के दौरान विरोधियों पर जमकर निशाना भी साधा। तालिबान का समर्थन करने वालों पर बरसते हुए सीएम योगी ने कहा, उधर अफगानिस्तान में महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है, लेकिन कुछ लोग बेशर्मी के साथ तालिबान का समर्थन कर रहे हैं। क्या क्रूरता बरती जा रही है वहां पर, बच्चों के साथ क्या क्रूरता बरती जा रही है अफगानिस्तान में। लेकिन कुछ लोग बेशर्मी के साथ तालिबान का समर्थन कर रहे हैं, तालिबानीकरण करना चाहते हैं। ये सभी के चेहरे एक्सपोज किए जाने चाहिए समाज के सामने।
यूपी सरकार ने ओलंपिक में मेडल जीत कर आए खिलाड़ियों को सम्मानित किया। योगी सरकार ने नीरज चोपड़ा को 2 करोड़ रुपए, रवि दहिया और मीराबाई चानू को 1.5 करोड़, लवलीना, पीवी सिंधु और बजरंग पुनिया को 1-1 करोड़ रुपए दिए। पुरुष हॉकी टीम के खिलाड़ियों को 1 करोड़ रुपए, मुख्य कोच को 25 लाख और सहयोगी स्टाफ को 10-10 लाख रुपए दिए। नीरज चोपड़ा भी कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे हुए थे। तमाम खिलाड़ी यहां पर मौजूद थे जिनको आज सम्मानित किया गया और अच्छी खासी जनता के बीच इस पूरे समारोह का आयोजन हुआ। साफ मकसद एक संदेश देने का ताकि खिलाड़ी प्रोत्साहित हो पाएं और देश का नाम आगे चलकर रोशन करें। ये सीधी तस्वीरें भी इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। देख सकते हैं मंच पर नीरज चोपड़ा गोल्डन बॉय मौजूद, जिनको सम्मानित किया खुद अपने हाथों मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, और तमाम खिलाड़ी जिन्होंने देश का नाम रोशन किया। क्योंकि रवि दहिया को देखिए, कुल मिलाकर के 7 मेडल, सबसे बड़ा दल पहुंचा था इस बार भारत का ओलंपिक में और सबसे ज्यादा मेडल भी इस बार भारतीय टीम ने जीता। ऐसे में सभी को उत्साहित और सम्मानित करने के लिए आज ये खास कार्यक्रम जिसका आयोजन किया गया था और बड़ी तादाद में यहां पर आम लोगों ने भी इस कार्यक्रम में शिरकत की है। आपको बता दें, मकसद ध्येय सिर्फ इसका इतने बड़े समारोह का इसके पीछे यही बताया गया ताकि ज्यादा से ज्यादा प्रदेश के खिलाड़ियों को और प्रोत्साहित किया जा सके कि देश का नाम रोशन करने पर सरकार और समाज का इस प्रकार साथ जरूर मिलेगा। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज दिल्ली के दौरे पर भी रहेंगे। शाम 7:50 पर सीएम योगी दिल्ली के यूपी सदन पहुंचेंगे। दिल्ली दौरे के दौरान सीएम योगी जेपी नड्डा और अमित शाह से मुलाकात करेंगे। सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी से भी मुलाकात कर सकते हैं योगी आदित्यनाथ। बंगाल सरकार को झटका, बंगाल में चुनाव बाद हिंसा की जांच करेगी अब सीबीआई। कलकत्ता हाईकोर्ट ने हिंसा की जांच सीबीआई को सौंपी। हाईकोर्ट ने अन्य मामलों के लिए एसआईटी का गठन भी किया। कोर्ट की निगरानी में एसआईटी की जांच होगी। बंगाल कैडर के वरिष्ठ अधिकारी जांच का हिस्सा होंगे। हिंसा की जांच सीबीआई को सौंपने को बीजेपी ने सही कदम ठहराया। बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा, हिंसा के शिकार लोगों को जब तक इंसाफ नहीं मिल जाता बीजेपी चुपचाप नहीं बैठेगी। बीजेपी हर उस परिवार के साथ खड़ी है जो हिंसा के शिकार हुए। चुनाव के बाद बंगाल में हुई हिंसा रोकने में ममता सरकार पूरी तरीके से विफल रही। इंसाफ नहीं मिलता, भारतीय जनता पार्टी हर उस परिवार के साथ, हर उस पीड़िता के साथ खड़ी है जिसके साथ टीएमसी के गुंडों ने, ममता बनर्जी ने अन्याय किया है। कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले पर टीएमसी सांसद सौगत रॉय ने नाराजगी जाहिर की। कहा, फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने के संकेत दिए। सौगत रॉय बोले, अगर लॉ एंड ऑर्डर के मामले में सीबीआई बीच में आती है तो ये राज्य के अधिकार का उल्लंघन होगा। सौगत रॉय ने कहा, मुझे यकीन है राज्य सरकार स्थिति पर सही फैसला करेगी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पीएम से मिलने का वक्त मिल गया है। 23 अगस्त को अब जातिगत जनगणना को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से नीतीश कुमार मुलाकात करेंगे। नीतीश कुमार के साथ बिहार का प्रतिनिधिमंडल भी रहेगा। बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव भी नीतीश कुमार के साथ पीएम से मुलाकात करेंगे। केंद्रीय मंत्री नारायण राणे ने मुंबई में जन आशीर्वाद यात्रा के जरिए शक्ति प्रदर्शन किया। पूरे लाव लश्कर के साथ जन आशीर्वाद यात्रा दादर के शिवाजी पार्क पहुंचा। यहां केंद्रीय मंत्री नारायण राणे ने शिवाजी पार्क पहुंचकर बाल ठाकरे के स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की। इस दौरान वेस्टर्न एक्सप्रेसवे पर जाम लग गया। बता दें कि बीजेपी ने राणे पर बीएमसी चुनाव की जिम्मेदारी सौंपी है। एलपीजी सिलेंडर के महंगा होने पर अखिलेश का तंज, उज्ज्वला योजना का नाम बदलकर बुज्ज्वला योजना कर देना चाहिए। अखिलेश यादव ने ट्वीट करके लिखा, रसोई गैस के दाम 25 रुपया और बढ़ाकर बीजेपी सरकार ने आम लोगों के घरों के चूल्हे बुझा दिए हैं। दिनों दिन बढ़ती महंगाई के खिलाफ एसपी कार्यकर्ताओं ने आज फिर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला। सपा कार्यकर्ताओं ने विधानसभा के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हाथों में सिलेंडर और ठेले पर भुट्टे लेकर पहुंचे। कार्यकर्ताओं ने सरकार से रसोई गैस के बढ़े दामों को वापस लेने की मांग भी की। रसोई गैस के बढ़ते दामों के विरोध में आज जम्मू में शिवसेना ने प्रदर्शन किया। महंगाई को लेकर शिव सैनिकों ने मोदी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए शिव सैनिकों ने कहा, जिस तरह से महंगाई में बेतहाशा बढ़ोतरी हो रही है वो दिन दूर नहीं होगा जब रसोई गैस का दाम 1000 को पार कर जाएगा। लेकिन फिर भी सरकार के कानों पर जूं तक नहीं रेंग रहा। यूपी के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने सीएम योगी को बताया राजनीति के राम। बुधवार को बजट पेश करते हुए सुरेश खन्ना ने योगी की जमकर तारीफ की। सुरेश खन्ना की टिप्पणी पर कांग्रेस ने हमला बोलते हुए कहा, नौजवान बेरोजगार है, महंगाई बढ़ रही है और ऐसे में राम राज्य कहां है। जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले के
जिले में आज सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ में एक आतंकी ढेर हो गया। एनकाउंटर के दौरान राष्ट्रीय राइफल के एक जेसीओ और एक जवान के शहीद होने की खबर है। सुरक्षा बलों को थाना मंडी इलाके के जंगल में कुछ आतंकियों के छिपे होने की सूचना मिली थी। राजौरी में मुठभेड़ अभी भी जारी है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने दक्षिण मुंबई में मुहर्रम पर ताजिया जुलूस निकालने की सशर्त अनुमति दी। शुक्रवार को 4 बजे से शाम 7 बजे तक निकाला जा सकता है जुलूस में वही लोग शामिल हो पाएंगे जिन्हें दोनों डोज वैक्सीन की लग चुकी है। जुलूस में सिर्फ 7 ट्रकों को इजाजत है। एक ट्रक में 15 लोग बैठ पाएंगे। जुलूस में म्यूजिक बैंड नहीं बजाया जाएगा। देश में कोरोना संक्रमण में उतार चढ़ाव जारी है। 24 घंटे के भीतर 36,401 नए कोरोना के केसेस आए। आंकड़ों के मुताबिक एक दिन में 530 कोरोना संक्रमितों की मौत हुई। 24 घंटे में 39,000 से ज्यादा लोग ठीक होकर घर लौटे। केरल में नहीं कम हो रहा कोरोना का संक्रमण। देश में 70% संक्रमित मरीज केरल से आ रहे हैं। केरल में एक दिन में 21,427 नए मामले सामने आए। 179 लोगों की मौत भी हुई। घटते कोरोना संक्रमण को देखते हुए यूपी में स्कूल खोलने का फैसला लिया गया। कक्षा 1 से लेकर के 5 तक के लिए स्कूल 1 सितंबर से फिर से खुलेंगे। सख्त प्रोटोकॉल और सीमित उपस्थिति के साथ स्कूल खोले जाएंगे। ऑफलाइन क्लासेस जारी करने के लिए आवश्यक गाइडलाइन जारी की जाएगी। वैक्सीन की एक डोज सिम्टोमैटिक मरीजों पर ज्यादा असरदार नहीं। सर गंगाराम अस्पताल की स्टडी में यह दावा किया गया। स्टडी को लेकर सर गंगाराम ने कहा, दोनों डोज लेने से लोगों में 97% तक कम मौत का खतरा रहता है। मुंबई में वैक्सीन का स्टॉक न होने की वजह से आज सरकारी और महानगर पालिका के टीकाकरण केंद्र बंद। कल भी नहीं खुलेंगे वैक्सीनेशन सेंटर। मुंबई के बीकेसी टीकाकरण केंद्र में बोर्ड पर सेंटर बंद होने की सूचना दी गई, लेकिन सुबह सुबह वैक्सीन लेने लोगों को बैरंग वापस लौटना पड़ा। बिहार के गया में लोगों को वैक्सीनेशन के लिए जागरूक करने के लिए एक एनजीओ की अनूठी पहल। 100% वैक्सीन लेने वाले गांवों को बांट रहे हैं मुफ्त राशन और अन्य सामग्री। एनजीओ ने अब तक 12,000 लोगों को बांटा है मुफ्त राशन। बिहार में 24 घंटे में 5,89,000 टीके लगाए जा चुके हैं। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में कोरोना के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए केक शो का आयोजन किया गया। इस केक शो में केक के जरिए कोरोना के संक्रमण के साथ ही फ्रंट लाइन वर्कर्स के कामों को सराहा गया। लोगों को हाथ धोने और सैनिटाइज करने के लिए प्रोत्साहित करने वाला केक भी प्रदर्शित किया गया। केक शो में भारी भीड़ इकट्ठा हुई। तेलंगाना में एक दुल्हन ने बारात के सामने जबरदस्त डांस किया। साई श्रिया ने अपनी शादी में बारातियों के सामने मशहूर तेलुगु गाने बुलेट बंडी पर जोश भरा डांस किया। हर कोई दुल्हन के डांस को देखकर दंग था। दुल्हन के डांस का वीडियो वायरल है। చెయ్యి నీ చేతికిస్తాను రా అడుగు నీ అడుగులేస్తా